नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल सेड डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर किया है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। हाल फिलहाल अभी आपका एग्ज़ाम यूपी पीसीएल टीजी2 का है और बार्क का लगा हुआ है। आप इसके लिए भी ये क्लास ले सकते हैं, जो कि इसमें हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हो। सभी टॉपिक से हमने प्रश्नों को कवर किया है। एक तरह से यह आपका एक मॉक टेस्ट की तरह ये कार्य करेगा। 1 घंटे में आपका मान लो 150 से ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे, जो कि आपका फुल मॉक टेस्ट की तरह ये कार्य करेगा और फुल सवालों के साथ। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि सैफर विधि, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सैफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, तथा यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए और उसे अधिक चोट न लगने पाए। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि वैद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या होना चाहिए? सही उत्तर, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, ये आपका सही है। और ये रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी आपका होना चाहिए। जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, ये भी आपका सही है। यानी सारी चीज़ आपकी उपलब्ध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। अगर एक परिमित दैर्ध्य चालक का व्यास घटकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 4 गुना होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि इस प्रकार आया है। फार्मूला आपका होता है R बराबर रो एल अपान ए। यहाँ पर इस प्रकार इसका मान निकालेंगे, जो कि इसका आधा कर देंगे व्यास का, तो ये इसका 4 गुना हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार इसे सॉल्व किया गया है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध के प्रति डैश होने वाला परिवर्तन होता है। सही उत्तर, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि प्रतिरोध के तापमान में परिवर्तन करने पर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन ताप गुणांक कहलाता है। इसको अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। मैग्नीन के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान अत्यंत कम होता है। मैग्नीन का उपयोग विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर का तार बनाने में किया जाता है। मैग्नीन में अत्यंत अल्प प्रतिरोध गुणांक के कारण प्रयुक्त युक्तियों में ताप परिवर्तन हेतु काफ़ी हद तक अप्रभावित रहता है। चलिए अगला है, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है? सही उत्तर, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर फोटो कंडक्टिव, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। कांस्टेंट और मैग्नीन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह डैश होता है। सही उत्तर, जो कि निम्न तापमान गुणांक, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, कांस्टेंटन और मैग्नीन एलॉय में निम्न गुणांक जो होता है, कांस्टेंटन का यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इतना दिया गया है, मैग्नीन का इतना देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न,
किसी भी तापमान पर प्रतिरोध किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आपका फार्मूला है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। राइट आंसर आपका है, जो कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो कि आर बराबर रो एल अपान ए फार्मूला होता है, जो कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। आप इसे जरूर याद रखें। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, किसी धातु चालक का प्रतिरोध लंबाई का अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि क्षेत्रफल नीचे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 100 ओम के 100 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। चलिए इसे देखते हैं, जो कि 100 ओम के 100 प्रतिरोध हैं। फार्मूला आपका होता है टोटल रेजिस्टेंस बराबर होता है फार्मूला, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस बराबर आर अपान एन होता है। आर अपान एन यानी जितने प्रतिरोध हों उनकी संख्या बटे कितना प्रतिरोध है आर, और जितने प्रतिरोध हैं उनकी संख्या, यानी 100 प्रतिरोध हैं और 100 ओम के 100 प्रतिरोध हैं, तो यहाँ पर भाग दे देंगे 100 से, जो कि यहाँ पर आपका 1 ओम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार का है। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या बताना है, आपका धारा ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर आई बराबर फार्मूला होता है। आई बराबर यानी आपका यहाँ पर क्या वोल्टेज दिया गया है और शक्ति दी गई है। फार्मूला पी बराबर वी आई होता है। यही से आपका यहाँ से आई आप निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। पी कितना है 100 बराबर वी आपका 200 है। 200 रखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे। आई का मान हमें निकालना, 2 से 2 जीरो काट देंगे, फिर इसे भाग दे देंगे। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जैसे कि सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग दे देंगे 1 में 2 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1 किलोवाट के विद्युत परिपथ में डैश डैश के लिए 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ तो आपको सिंपल सा फार्मूला होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय अपान 1000 से भाग देना होता है। चलिए इसे सॉल्व करा देते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय, यहाँ पर इस प्रकार निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 1 घंटे आ जाएगा, जो कि सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत परिपथ जब 1 घंटे तक विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, तो वह 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपभोग करेगा। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, एक 1500 वाट स्प्लिट एयर कंडीशनर एक दिन में 12 घंटे संचालित होता है। 1 महीने में कितनी विद्युत इकाइयों की खपत होगी? 1 महीने में 30 दिन मानते हुए। चलिए यहाँ पर एनर्जी बराबर फार्मूला आपका होता है वाट इंटू घंटा अपान समय होता है। चलिए जैसा कि वाट आपका 1500 दिया गया है और घंटा आपका 1200, यानी दिनों की संख्या आपकी 30 दी गई है। यहाँ पर 1000 से भाग देंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो ये कटेंगे, 3 जीरो नीचे से चले जाएंगे। तो यहाँ पर बांटते हैं 36 में आपको 15 का गुणा करना है, यानी आपको 36 में 15 को गुणा कर देना है। इसे जैसे कि 15 छक्का 90, जीरो लास्ट में आएगा, 15 3 45, 9 कितना होता है 54, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सवाल आप खुद से करेंगे, क्योंकि हम इस प्रकार बताते रहेंगे तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, जो कि आपको बोरिंग महसूस होगा। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको यहाँ पर सिर्फ मोटा मोटा बताते चलेंगे, कैलकुलेशन आप करते रहना। जैसे कि एक घर में निम्न विद्युत भार का दैनिक उपयोग होता है, जैसे कि प्रतिदिन 5 घंटे 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट, और प्रतिदिन 10 घंटे 80 वाट के 4 पंखे, प्रतिदिन 5 घंटे 120 वाट के 1 टेलीविज़न। अभिग्राही ऊर्जा की प्रतिदिन खपत ज्ञात करना है, जो कि यूनिट में। चलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर निकालेंगे।
यहाँ पर टीवी द्वारा विद्युत खर्चा पूरी निकाल लेंगे, यहाँ पर पूरे खर्चा निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर दोनों तीनों को जोड़ देंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, वाट इंटू घंटा अपन यहाँ पर 1000 से भाग दे देंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 4.8 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि अभ्रक माइका की परावैद्युत शक्ति डैश डैश की सीमा में है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि माइका की परावैद्युत सामर्थ्य 20 से 200 किलो वोल्ट प्रति एमएम होता है, यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इस पर नमी व अग्नि का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह खनिज पदार्थ है। लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक पर यह नर्म पड़ना शुरू हो जाता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेशरों में कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य एवं कैपेसिटर आदि में किया जाता है। आप ये सारे जानकारी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक कॉपर के तार के ऊपर एक एनामेल वार्निश की कोटिंग की जाती है? सही उत्तर आपका है, जो कि एनामेल तार, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर हम देखते हैं एनामेल्ड तार के ऊपर की कोटिंग की जाती है। पीवीसी एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ होता है। इसका जो पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इस पर नमी अम्ल का प्रभाव कम होता है। फ्लेक्सिबल वायर अस्थायी वायरिंग में काम में आते हैं। इस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला है, जो कि एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध, ये इसका सही उत्तर होगा, यानी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देख लेते हैं। एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता उच्च विशिष्ट प्रतिरोध है। अच्छे इंसुलेटर के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए और इंसुलेटर का प्रतिरोध यथासंभव उच्च होनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इंसुलेटर पदार्थ ऊष्मा को विकृत कर सकने योग्य होना चाहिए। आप इसे ज़रूर याद रखें। जो कि इंसुलेटर पर्याप्त सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए और इंसुलेटर पदार्थ को आवश्यक आकार में ढाला जा सकने योग्य होना चाहिए। आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला है, जैसा कि डैश डैश आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, नरम पदार्थ इंसुलेटर, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। जो कि कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है और हम आपको बता देते हैं कुचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का तापमान घटता है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी एनटीसी होता है। ये इसका सही उत्तर होगा, यानी इसका पूरी व्याख्या हो गई है। जैवक्रिय तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा एसी का शीर्ष गुणक क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी 1.414, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि किसी प्रत्यावर्ती धारा एसी का शीर्ष मान, अधिकतम मान एवं मूल मान प्रभावी मान का अनुपात शीर्ष मान कहलाता है। आप ये पूरी जानकारी जरूर देख लें। अगला प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया है, इस प्रकार यहाँ पर निकाल लेंगे। जो कि एक वैकल्पिक मात्रा के आयताकार तरंग के लिए शीर्ष कारक का मान क्या है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। एक वैकल्पिक मात्रा के आयताकार तरंग के लिए शीर्ष कारक 1 होगा। साथ ही वर्गाकार तरंग वेव के लिए फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत सभी मानों का मूल सदैव शीर्ष के समान ही रहेगा, ये जरूर याद रखें। अर्ध तरंग वेव फॉर्म का रूप गुणा का मान ज्ञात करें यदि IM बराबर 10 एम्पियर है, यानी धारा आपकी 10 एम्पियर है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.57, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर अर्ध तरंग का फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है। फॉर्म फैक्टर वास्तव में वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत मान का अनुपात होता है। ये इसका सही व्याख्या थी। चलिए
अर्ध तरंग दृष्टिकारी ज्या तरंग का आवृत्ति गुणक फॉर्म फैक्टर क्या है? सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी π/2, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, अर्ध तरंग का यहाँ पर देख सकते हैं π/2 होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। फॉर्म फैक्टर इसका देख लीजिए और फुल तरंग का देख सकते हैं इस प्रकार। चलिए अगला प्रश्न, ये दोनों दोस्तों मान जरूर याद रखें, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, शिखर मान, आरएमएस मान और ज्यावक्री धारा का औसत मान 2 है और 2 एम्पियर है और 1.414 और 1.272 एम्पियर फॉर्म फैक्टर रूप गुणक की गणना कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर फार्मूला तो हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर Vm बराबर 2 एम्पियर, Vrms बराबर 1.414 वोल्ट, वी एवरेज बराबर आपका दिया है इतना, जो कि फॉर्म फैक्टर बराबर आपका होता है फार्मूला Vrms अपान वोल्टेज एवरेज, यानी इन दोनों का भाग दे देंगे, आपका 1.11, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम आपको बता देते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि ELCB का एक विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब डैश डैश हो। सही उत्तर दोषयुक्त स्थिति, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब दोष युक्त हो, तो ELCB अर्थ लीकेज और विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ये इसका संपूर्ण व्याख्या थी। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, लघु रूप परिपथ वियोजक MCB की वियोजक क्षमता सामान्यतः डैश डैश होती है, या MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2 किलो एम्पियर के नीचे, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, लघु रूप वियोजक यानी MCB की वियोजन क्षमता सामान्यतः 2 किलो एम्पियर से नीचे होती है। MCB परिपथ को ओवरलोड होने की स्थिति में स्वतः ही परिपथ को सप्लाई से ऑफ कर देती है, ये जरूर याद रखें। चलिए अगला है, MCB की 20 श्रेणियाँ डैश डैश उपकरण संचरण के लिए उपयोग होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कि गीजर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, MCB की 20 श्रेणियाँ गीजर और घरेलू उपकरणों को सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती हैं। इस श्रेणी के MCB ऑपरेटिंग टाइम जो होता है 0.04 से लेकर 13 सेकंड तक होता है, जो कि दिया गया है। 16 एम्पियर C टाइप MCB का शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य लगभग डैश डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 16 टाइम्स दी रेटिंग, यानी 16 रेटिंग, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं। 16 एम्पियर C टाइप MCB का शॉर्ट सर्किट करंट का मान लगभग निर्धारित करंट का 5 से 16 गुना तक होता है, तथा ऑपरेटिंग टाइम जो होता है 0.04 से लेकर 5 सेकंड तक होता है, यह जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, एकल फेज सर्किट में इस्तेमाल होने वाले MCB का अर्थ क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि MCB नहीं दोस्तों, यहाँ पर RCCB है, यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये इसका पूरा नाम होगा, ये इसे आप जरूर याद रखें। चलिए इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं, ये कहाँ पर काम में लिया जाता है, यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। एकल फेज सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल होने वाला RCCB का अर्थ होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। RCCB में फेज और न्यूट्रल दोनों के कनेक्शन किए जाते हैं। RCCB तब ट्रिप होती है जब कहीं पर अर्थ फॉल्ट होती है या किसी भी तरह के फॉल्ट को तुरंत भाप लेती है और 30 मिलीसेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाती है। अगला प्रश्न, RCB का प्रयोग आमतौर पर किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है? सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अर्थ लीकेज धारा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, RCB का प्रयोग आमतौर पर अर्थ लीकेज धारा से सुरक्षा के लिए किया जाता है। RCB का पूरा नाम है रेजिडुअल करंट ब्रेकर होता है। अगला है, किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है।
सही उत्तर आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एनोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, पानी के विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान गंधक के अम्ल में H+ आयंस कैथोड को अपना आवेश देकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। SO4 आयंस एनोड पर पहुंचकर जल के साथ क्रिया करके पुनः गंधक का अम्ल यानी H2SO4 तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। कैथोड जो होता है हाइड्रोजन, एनोड जो होता है ऑक्सीजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाहकों को नमक के घोल में डुबाया जाता है, उसे कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय कैथोड में कौन सा तैयार होता है। राइट आंसर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाते हैं तो क्या होगा। राइट आंसर, जो कि अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन डेड डैश का उपयोग करके किया जा सकता है। सही उत्तर आपका है जो कि वोल्ट मीटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अधिकतम शक्ति स्थानांतरित तब होता है जब। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, लोड प्रतिबाधा बराबर स्रोत प्रतिबाधा, ये इसका सही उत्तर होगा। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फार्मूले आप जरूर याद रखें, जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर समझ सकते हैं वीडियो को रोककर। चलिए बाकी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आप समझ लेना। साइन तरंग का शीर्ष मान 200 वोल्ट है, तो उसका औसत मान डेड डैश है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि वोल्टेज आपका दिया गया है, यहाँ पर शीर्ष मान 200 वोल्ट, यहाँ पर इस फार्मूले पर आपको मान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज निकालना है, जो कि वोल्ट, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान रखेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, जो कि यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 127.4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। संयोजी यानी कॉम्बिनेशन सनडसिप्लायर डेड डैश के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। राइट आंसर आपका है, जो कि पीटने के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं, जबकि मरोड़ने के लिए, प्रकारने के लिए, काटने के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, स्क्रू को कसने और ढीला करने के लिए आम उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी, पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर, ये इसका सही उत्तर होगा। स्क्रू को कसने और ढीला करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण को पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। पेचकस की साइज ब्लेड की लंबाई द्वारा mm में, और यह पेचकस नोक साइज ब्लेड की टिप की मोटाई और दंड के व्यास द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका हैंडल कास्ट और सेल्यूलाइड प्लास्टिक का बना होता है, आप इसे जरूर याद रखें। स्क्रू की पिच होती है। सही उत्तर, जो कि स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अच्छी दूरी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्रॉस हेड पेंच यानी स्क्रू को लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर, जो कि फिलिप्स हेड पेचकस का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जो कि इसके द्वारा क्रॉस हेड पेच को आसानी से कसा जा सकता है, ये आप देखते रहिए। डेड डैश का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है, जो कि बाल पिन हथौड़े का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ये इसका सही उत्तर है, और यह कास्ट स्टील का बना होता है। चलिए अगला है, निम्न में से हैमर का कौन सा भाग है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते, चीक भी होता है, आई होल होता है, फेस होता है, हैंडल, ये सभी होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम आपको और बता देते हैं, जो कि इसके भाग होते हैं, पिन, हैंडल, वेज, चीक, आई होल, फेस, ये सारे भाग होते हैं, ये पूरे भाग जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रवर्धक का उपयोग 20 किलो हर्ट्ज और 3 मेगा हर्ट्ज रेंज में रेडियो रिसीवरों में किया जाता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी,
रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक शक्ति प्रवर्धक का अनिवार्य रूप है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक धारा प्रवर्धक, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि इस प्रकार, यह प्रवर्धक जिसमें ट्रांजिस्टर अभिनति और वोल्टता समायोजित किए जाते हैं ताकि संग्राहक धारा अर्ध समय के लिए प्रवाहित हो। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वर्ग बी प्रवर्धक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो कि क्लास बी एम्पलीफायर की बायसिंग इस प्रकार की जाती है कि इसका क्यू पॉइंट कट ऑफ पर स्थित होता है, अतः यह आउटपुट तरंग सिर्फ आधे चक्र में ही प्राप्त होगी तथा क्लास बी एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता 78.5% होती है। इस क्लास बी को प्रयोग कर बनाए गए पुल एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टार्शन की घटना होती है जब दूसरा एम्पलीफायर ऑन होने से पहले ऑफ हो जाता है। ये पूरा इसका मान दिया गया है, यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि अर्थिंग की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि अवांछित पथ के माध्यम से भूसंपर्क क्षरण धारा के कारण आग के जोखिम से बचना, ये आपका है। जो कि मानव शरीर को बिजली के झटके से बचाना, ये आपका सही है। सभी उपकरण को त्वरित आकाशीय बिजली मोहर से बचाना, ये भी आपका सही है। जबकि ऑप्शन नंबर मृदा की प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, ये आपका इसका कारण नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। जैसा कि भूसंपर्कन यानी अर्थिंग वायर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर जो कि दोष धारा भूसंपर्क तार से होकर प्रवाहित होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि वैक्यूम क्लीनर में भूसंपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, विद्युत कुकर में होती है। ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग के लिए क्या जरूरी है? सही उत्तर जो कि अर्थ के लिए एक कम प्रतिरोध पथ, साफ संयोजन, टाइट संयोजन, ग्राउंडिंग डिवाइस की पर्याप्त विद्युत वाहक क्षमता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए बाकी आप देख लेंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए आपको बता ही देते हैं, जो कि अर्थिंग तार को कसने के लिए अलॉय यानी धातु पीतल के नट प्रयोग करें तथा अर्थिंग संयोजन की सोल्डरिंग भी की जा सकती है। अधिक विद्युत धारा वाले परिपथों के लिए अर्थिंग प्लेट का आकार 90 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर रखा जाता है, ये इसका मान होता है। न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर आपका है जो कि अर्थ सप्लाई, ये इसका सही उत्तर है। अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को डेड डैश कहा जाता है, राइट आंसर अर्थ लेड कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इनपुट के कौन से संयोजन के लिए नैंड गेट का उत्पादन कम है? सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी 1.1, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि इनपुट के 1.1 संयोजन के लिए नैंड गेट का उत्पादन कम है, जो कि इसका डायग्राम यानी इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। नैंड गेट में दोनों इनपुट उच्च होने पर आउटपुट शून्य प्राप्त होता है, जो कि ये बार की वजह से होता है, ये आप जरूर याद रखें। अगला है, दो द्विधारी बिट से अधिक जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिक सर्किट को क्या कहा जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि पूर्ण योजक कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो बाइनरी बिट्स से अधिक जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिक सर्किट पूर्ण योजक कहा जाता है, जो कि इस प्रकार इसका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और इसमें 3 इनपुट तथा 2 आउटपुट DN तथा CN-1 निम्न क्रम यानी लो ऑर्डर के बिट को घटाने के लिए आवश्यक बारों हैं, यह इनपुट बारों कहलाती है, इसे आप देख सकते हैं। अगला है,
अगला आपका दिया गया है फ्लिप फ्लॉप, जिसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल की जाती हैं। सही उत्तर जो कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि अंतिम उप परिपथ के में पंखे और प्रकाश के तार स्थापन के लिए ताम्र चालक का अभिहित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1, ये इसका सही उत्तर होगा। 1 mm² राइट आंसर है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, अंतिम उप परिपथ में पंखों और प्रकाश के तार स्थापन के लिए ताम्र चालक का अभिहित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 mm² होता है। जितना अनुप्रस्थ काट अधिक होगा, प्रवाहित धारा का मान अधिक होगा, इसलिए पारेषण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। अगला है, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले चालक तारों का न्यूनतम आकार डैश से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर जो कि एल्युमिनियम में 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो घरेलू वायरिंग में गैल्वेनाइजिंग आयरन प्रयुक्त किया जाता है, जो प्रायः 8 SWG की होती है। अगला है, वायरिंग करते समय विसंवहनी प्रतिरोध न्यूनतम कितना होना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 मेगा ओम होना चाहिए। 1 मेगा ओम न्यूनतम होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। वायरिंग करते समय अचालक प्रतिरोध का न्यूनतम मान 1 मेगा ओम होना चाहिए। यह मान जितना अधिक होगा, किसी परिपथ का चालन उतना उच्च होगा। अचालक प्रतिरोध का मापन मेगर द्वारा किया जाता है, ये जरूर याद रखें। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के अनुसार भूसंपर्कन यानी अर्थिंग प्रणाली की डिजाइन, स्थापना और गणना के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि IS 3043, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, जो कि इस प्रकार दी गई है। वही व्याख्या वही है, चलिए आप देख लेना। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि कंडक्ट परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर डैश होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा जो कि 250 से लेकर 600 वोल्ट के बीच में, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यह परीक्षण इलेक्ट्रिक परिपथ के माध्यम से एक छोटा करंट भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वायरिंग कनेक्ट हो गई या नहीं। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी निरंतरता परीक्षण यानी निरंतरता परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी जो कि हानियाँ निम्न हो, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दक्षता बराबर आउटपुट अपान इनपुट होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं DC मशीन में होते हैं, क्या होते हैं। सही उत्तर जो कि आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशी होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी व्याख्या देख लेते हैं। जो कि DC मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशी होते हैं। DC मशीन के आर्मेचर चालकों में उत्पन्न AC को कम्यूटेटर तथा ब्रश की सहायता से DC में परिवर्तन किया जाता है, जिसे टर्मिनल पर हमें एक दिशी धारा प्राप्त होती है। ये इसकी पूरी व्याख्या थी। DC मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बता देते हैं, DC मशीन का दिक् परिवर्तक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। DC मशीन में कंप्यूटर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, स्टेटर की संरचना डैश होती है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर बी वलयाकार होती है, ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि इंटरपोल विधि, ये इसका राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इंटरपोल छोटे ध्रुव के टुकड़े हैं जो मुख्य क्षेत्र ध्रुवों के बीच जुड़े होते हैं, जो आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने में मदद करते हैं। इंटरपोल आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं, ये
ध्यान रखना चाहिए आपको। अगला प्रश्न, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइलें डैश डैश जुड़ी होती हैं। सही उत्तर जो कि आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी व्याख्या फिर से देखते हैं। जो कि अंतर्वेशों में कुंडलन कवच के साथ सीरीज में संयोजित किए जाते हैं तथा इसकी ध्रुवता डीसी मशीन पर निर्भर करती है। जैसा कि डीसी मशीन ध्रुवता यानी आपका यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, डीसी मोटर जो होता है अंतर्वेशों की ध्रुवता घूर्णन गति में पीछे रहने वाले मुख्य पोल के समान होती है। अगला, डीसी जनित्र अंतर्वेशों की ध्रुवता घूर्णन गति में आगे आने वाले मुख्य पोल के समान होती है। ये पूरी जानकारी आप याद रखिए। अगला है, किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की पोलरिटी होती है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की पोलरिटी के समान होती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की पोलरिटी उसके भाग की घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की पोलरिटी के समान होती है। इंटरपोल का उपयोग कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या भंवर धारा का एक अवगुण होता है। सही उत्तर जो कि अनावश्यक ऊष्मा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, डीसी मोटर के वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि डैश डैश के अनुपातिक होती है। सही उत्तर हो जाएगा आपका धारा के वर्ग के अनुपातिक होती है। ये इसका सही उत्तर है। अगला है, डैश डैश दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। सही उत्तर जो कि बुकोल्ज रिले, ये इसका सही उत्तर है। बुकोल्ज रिले दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित होता है। बुकोल्ज रिले आंतरिक दोष के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और यह एक गैस प्रचालित रिले होता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट करंट और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो है वोल्टेज के बीच संबंध आपको बताना है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि वोल्टेज इंटू धारा, यानी आपका यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, इसके बराबर होता है। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इसे आप जरूर याद रखें। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है जो समान आवृत्ति यानी आवृत्ति के एक परिपथ से दूसरे परिपथ को शक्ति स्थानांतरित करती है। इसे ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर इसका उद्देश्य जो होता है इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ये इसका सही उद्देश्य है। चलिए देख लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके लिए द्वितीयक वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न की संख्या से अधिक रखी जाती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के तुलना में कम होता है, जो कि इस प्रकार होता है। इसमें स्टेप डाउन में जो होता है प्राथमिक वाइंडिंग ज़्यादा होती है, जो कि द्वितीयक के तुलना में। अगला है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कार्यकारी प्रणाली होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस फील्ड थ्योरी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, सिंगल फेज मोटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्पंदित प्रकार का होता है। इस कारण ये मोटरें स्वतः चालू नहीं होती है। ये सामान्यतः क्रॉस फील्ड थ्योरी पर कार्य करती हैं। प्रायः एकल यानी सिंगल फेज मोटर को स्वतः चालू बनाने के लिए स्टेटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिसे सामान्यतः मुख्य वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, जो एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर स्थापित की जाती है। अगला आपका दिया गया है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हाथ से या किसी अन्य छोटी मोटर से शुरुआती स्टार्ट दिया जाता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र कभी भी घूर्णी प्रवृत्ति का नहीं होता है, अतः इसे फेज स्लिप प्रक्रिया द्वारा घूर्णी बनाया जाता है। इस प्रकार की मोटरें का शक्ति गुणांक निम्न होता है, अतः सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को या तो किसी छोटी मशीन से या हाथ द्वारा शुरुआती आघूर्ण
प्रदान किया जाता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से घरेलू छत पंखों में देख सकते हैं। चलिए अगला है, किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यदि टी एफ अग्रगामी बलाघूर्ण है तो टी वी पश्चिमगामी बलाघूर्ण, तो परिणामी बलाघूर्ण क्या होगा? चलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, समान आवश्यक हॉर्स पावर की मोटर और बलाघूर्ण यानी टॉर्क लोड के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप डैश होता है होगा से अधिक होगा, ये इसका स्लिप से अधिक होगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से एक बार बताते हैं आपको, जैसा कि समान अश्वशक्ति हॉर्स पावर की मोटर और बलाघूर्ण टॉर्क लोड के लिए सिंगल फेज यानी एकल फेज प्रेरण मोटर का स्लिप 3 फेज मोटर के स्लिप से अधिक होगा। प्रेरण मोटर एक स्व उत्तेजित मोटर है जो सदैव लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, मोटर थोड़ा सा नहीं चली परंतु फ्यूज उड़ जाते हैं, सही उत्तर आपका है फील्ड वाइंडिंग में अर्थ दोष, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यदि मोटर थोड़ा सा नहीं चली परंतु फ्यूज उड़ जाते हैं, संभवतः या फील्ड वाइंडिंग में अर्थ दोष के कारण होता है, जिससे भारित अवस्था में मोटर न तो केवल रुक जाती है बल्कि संलग्न सुरक्षा फ्यूज भी उड़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि तार स्थापन के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका है जो कि मेगर का उपयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, तार स्थापन के बाद परीक्षण करने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। मेगर एक हस्तचालित डीसी जनरेटर होता है जिसके द्वारा विद्युत मशीनों, केबलों आदि का विद्युत रोधन प्रतिरोध मापा जाता है। यह प्रतिरोध मेगा ओम के श्रेणी में मापता है। चलिए, जैसा कि मेगर का उपयोग चालक की सतत यानी कंटिन्यूटी जांच करने के लिए किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही है मात्रा के रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि रिकॉर्डिंग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी, जो कि इस प्रकार दी गई है। वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही है मात्रा के रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसा कि रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, ये आप ध्यान रखना। चलिए, वह उपयंत्र जो किसी राशि के तात्कालिक मान को एक संकेत के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। जैसा कि अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर आदि होते हैं। वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मानों को दर्शाता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। जैसे कि एनर्जी मीटर, ये इसका सही व्याख्या थी। डैश टॉर्क को सूचक को इसमें स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण पर लगाया जाता है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, डिफ्लेक्टिंग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी, जो कि यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसा कि किसी वैद्युत मापक यंत्र में उसके संकेतक को एक पूर्वांकित पैमाने पर स्थानांतरित करने वाला टार्क विक्षेपण यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क कहलाता है। यह टार्क यंत्र में प्रयुक्त की गई विद्युत धारा के किसी एक प्रभाव जैसे स्थिर वैद्युतिकी, ऊष्मा, चुंबकीय आदि के द्वारा विकसित होता है। इसका परिमाण यंत्र में प्रवाहित की गई विद्युत धारा पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, किसी वैद्युत मापक यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टार्क के कारण उत्पन्न टार्क की गति को नियंत्रित करने वाले टार्क कंट्रोलिंग टार्क कहलाता है। जैसा कि संकेतक में उत्पन्न होने वाले कंपनों को समाप्त करने वाला टार्क डैम्पिंग टार्क कहलाता है। ये पूरी जानकारी याद रखें। अगला है, बहुफेजी प्रेरण मोटर यानी पॉलीफेजी इंडक्शन मोटर और तुल्यकालिक मोटरों के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकारक मोटरें शक्ति गुणक सुधारती हैं, प्रेरण मोटरें कम करती हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, उच्च प्रेरण मोटर को चलाने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर के प्रति नियंत्रण की V/F पद्धति में V/F अनुपात को सही आवृत्तियों पर नियत रखना चाहिए ताकि, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु अंतराल फ्लक्स को नियत रखा जा सके, ये इसका सही उत्तर है।
चलिए अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर की गति डेड डैश में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। राइट आंसर, जो कि भार में वृद्धि होने पर कम हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, चर वोल्टता चर आवृत्ति चालक का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर प्रेरण मोटरों के गति नियंत्रण, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, चर वोल्टता चर आवृत्ति चालक का उपयोग प्रेरण मोटरों की गति नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। यह विधि औद्योगिक अनुप्रयोगों में आवृत्ति परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। अगला है, 3 फेजी पिंजर प्रेरण मोटर यानी पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि स्पंदन चौड़ाई मॉड्यूलेशन, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, अगला आपको दिया गया है, यदि चल कुंडली धारामापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजक को अंततः बदल दिया जाए तो यंत्र होगा। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि चल कुंडली धारामापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंततः बदल दिया जाए तो यंत्र विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। यह यंत्र सुग्राही एवं अनुपातिक पैमाने वाला होता है, परंतु यह केवल डीसी पर ही कार्य कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न, चल लव मापी में निम्न में से कौन सी अवमंदन विधि समानता अपनाई जाती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु अवमंदन, ये इसका राइट आंसर है। चल लव धारामापी में वायु अवमंदन विधि प्रयोग की जाती है। यह यंत्र विद्युत आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक विकेंद्रित लव चकती होती है, जिसका बड़ा भाग यंत्र की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली की ओर आकर्षित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया यंत्र किस प्रकार का है। ये यंत्र आपको बताना है देखकर ये किस प्रकार का किसका यंत्र है। चलिए यहाँ पर देखकर बताएं आप ये किसका यंत्र है। जैसा कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये आपका चल लव यंत्र है, यानी एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कम तापमान पर अर्ध कंडक्टर के रूप में व्यवहार करता है। सही उत्तर, जो कि परिपूर्ण कंसुलेटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा में ऊपरी कक्षा में पहुंचता है तो तब क्या होगा? सही उत्तर आपका है, जो कि प्रकाश अवशोषित होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा में ऊपरी कक्षा में पहुंचता है तो प्रकाश अवशोषित होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति सदैव ऋण आवेशित रहती है। अगला प्रश्न, डेड डैश की वजह से जंक्शन के एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल्स में मिल जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि डिफ्यूजन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से डेड डैश है। सही उत्तर आपका है, जो कि कम है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं, आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से कम होती है, जिससे अर्धचालक की स्थायित्व प्रभावित नहीं होती है। अगला है, बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि दाता तत्व, अशुद्धि, सांद्रण और ताप, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, किस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक आबंध अवधि अत्यधिक विद्युत और ऊष्मीय चालकता प्रदर्शित करते हैं? सही उत्तर आपका है, जो कि धात्विक आबंध, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध और प्रतिरोध जोड़कर कम इनरश करंट की साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर यहाँ पर देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा, जो कि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्क, जो कि इसका फार्मूला दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के रोटर में अतिरिक्त प्रतिरोध लगाकर प्रारंभिक टॉर्क बढ़ाया जाता है तथा अधिक धारा से बचा जाता है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ने से धारा का मान कम हो जाता है, जो अच्छा होता है। यह सिर्फ स्लिंग रिंग में होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है, जो कि इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्ट टार्क होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर घूर्णी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, अर्थात 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इसे स्टार्ट करना आसान होता है क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग टार्क होता है इसमें। अगला प्रश्न, 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर की गति पर चलता है, क्या होगी इसमें गति? फार्मूला सिंपल सा है, इसे तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे, आंसर आएगा 1500 आरपीएम, राइट आंसर है। अगला है, सिलिकॉन नियंत्रित स्विच निम्नलिखित में से किसके निर्माण के समान होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SCR, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, सिलिकॉन नियंत्रित स्विच सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के समान होता है। सिलिकॉन नियंत्रित स्विच एक चर परत एवं 4 टर्मिनल वाली युक्ति है, जो कि सिलिकॉन नियंत्रित स्विच का उपयोग काउंटर तथा टाइमिंग सर्किट, पल्स जनरेटर, वोल्टेज सेंसर, ऑसिलेटर आदि में किया जाता है। अगला, SCR में डेड डैश के दौरान अधिकतम विद्युत हानि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्थान समय, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, DC ड्राइव्स में SCR का उपयोग करने का उद्देश्य क्या परिवर्तन करना है? सही उत्तर, जो कि निश्चित AC सप्लाई को परिवर्तनीय DC में सप्लाई में, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा होल्डिंग करंट कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को होल्डिंग करंट कहते हैं। और यदि 2 SCR को समांतर में कनेक्ट कर दिया जाए तो ट्रायक बन जाता है। अगला है, जैसे कि डायक के मामले में अनुप्रयुक्त वोल्टेज जब अवघात वोल्टेज के मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का क्रांति मान डेड डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बढ़ जाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, बारकोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, लेजर डायोड, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि बारकोड रीडर में लेजर डायोड का उपयोग किया जाता है क्योंकि लेजर स्कैनर अपने प्रकाश स्रोत के रूप में एक लेजर बीम उपयोग करते हैं और बारकोड को लेजर बीम को आगे और पीछे स्कैन करने के लिए एक पारस्परिक दर्पण घूर्णन प्रिज्म को नियंत्रित करते हैं। अगला है, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, जो कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप यानी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित वाटेज में बनाए जाते हैं। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर 250 से लेकर 500 वाट, ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं। हाल फिलहाल आपका बार्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है, UPPCL TG2 का एग्ज़ाम, जो कि देख ही रहे हैं आप। इसमें ये प्रश्न काफ़ी आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, इस बार मौका नहीं गंवाना है। अगर इस बार मौका चूक गया तो भर्ती 3 से 4 साल आने वाली नहीं है, इतनी बड़ी भर्ती, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि हमारा दिया गया है, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड द्वारा प्रारंभ की जाती है। इसमें कठोर कांच का बाह्य बल्ब होता है, जिसके अंदर एक दूसरा बल्ब होता है। दोनों बल्बों के बीच निर्वात पैदा कर दिया जाता है। भीतरी बल्ब के कैडमियम बोरेट अथवा कैडमियम सिलिकेट लिपिड टंगस्टन का 2 मुख्य इलेक्ट्रोड होता है। अगला है, नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस विसर्जन, राइट आंसर है। गैस विसर्जन प्रभाव सही उत्तर है। जैसा कि नियॉन साइन ट्यूब की अधिकतम लंबाई 5 मीटर होती है। अगला है, नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य स्विच के साथ, ये इसका सही उत्तर है। चलिए
नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन मुख्य स्विच के साथ होता है। प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से 1000 से लेकर 5000 वोल्ट तक उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इन कार्य के लिए उच्च रिएक्टेंस वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा दिया गया है नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है। सही उत्तर जो कि नली में भरी गई गैस पर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नियॉन साइन नली द्वारा प्रकाश का रंग नली में भरी गई गैस पर निर्भर करती है। नियॉन साइन ट्यूब के द्वारा विभिन्न रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विभिन्न निष्क्रिय गैस मिश्रण का प्रयोग किए जाते हैं। ये इसका पूरी व्याख्या थी।